तो जय हिंद सभी को। ठीक है, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास फिर से ठीक है ना कंटिन्यू करेंगे। बीच में जान कर ठीक है ना वीडियो हम ठीक है ना नहीं डाल रहे थे, क्योंकि हमको फील ऐसा हुआ कि कुछ लोग ठीक है ना इसका गलत नहीं फायदा उठा रहे, क्लास आ ही नहीं रहा है। क्लास आना जरूरी है, समझ में आ रहा है। जो कि देखिए जो भी वीडियो जा रहा था बाबू वो रिवीजन था। क्या था? रिवीजन था। देख रहे थे अरे वीडियो जा रहा होगा, लेकिन समझाने में क्या होता है कि बहुत एनर्जी लगता है। ठीक है, वो वीडियो जा रहा था उसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसलिए आपको क्लास आना है। ठीक है, और कुछ इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो लोग स्टूडेंट हैं खास करके ठीक है ना इस संस्थान के, इस कोचिंग के। तो देखिए बाबू अब मेरा क्लास कंटिन्यू होगा, ठीक है ना, चाहे आपका बारिश हो, ठीक है ना, तूफान आए, आंधी आए, भूकंप आए, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने हर चीज का ये समाधान खोज चुका है। क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, ठीक है ना, और भले ही हम आपको बायो और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ज्योग्राफी पढ़े होंगे, और ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो भारत का जिस तरह से ठीक है ना आपका बनावट है, स्ट्रक्चर, और भारत का जिस तरह से लोकेशन है, चाहे जिस अक्षांश और जिस देशांतर डिग्री के बीच में, उस हिसाब से आपको ठीक है ना तीनों हर एक मौसम का आनंद मिलता है। तो ये सौभाग्य की बात है कि हम भारत देश में जहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु हर चीज आता है। हर देश में ऐसा नहीं होता है, और यही कारण है कि भारत में वनस्पति भी कई प्रकार के, जीव जंतु की विविधता भी बहुत प्रकार के हैं, ठीक है ना, संभावनाएं भी बहुत प्रकार के हैं। और इसमें इतना होने के बाद कोई लोग बोलेगा कि बारिश से क्लास नहीं जाए, चट्टा उसको क्या कर सकते हैं बोलेगा बारिश से क्लास नहीं जाए, समझ आ रहा है कि नहीं? तो तुम गलत जगह पैदा ले लिया, तो रेगिस्तान में पैदा लेना चाहिए था। सोच के देखिए, जो लोग रेगिस्तान में आज जिंदगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ध्यान सुनिए, जो लोग रेगिस्तान में आज जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वहां हर चीज को पानी क्या पानी की किल्लत है, या हर चीज क्या अपना जीवन का जो दिनचर्या है क्या वो डिस्टर्ब किए हुए है। जैया पानी आएगा तैये खाएंगे, या पानी आएगा तैये पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है? लोग चिलचिलाते धूप में भी रह रहा है, फिर भी जीवन में अपना कुछ कर रहा है, ठीक है ना। लोग राजस्थान के करकरी रेगिस्तान में रह के भी पीसीएस निकाल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे देश का अगर ले लीजिए एग्जाम्पल, रूस में अगर चले जाइए, क्योंकि ठंड है, तो क्या रूस भारत से क्या कम डेवलप है? वहां के सब आदमी ऐसे सोच रहा है कि जैसे सूरज निकलेगा वही दिन काम करेंगे, ऐसे तो है नहीं। तो जब आप भारत में रह रहे हैं तो बारिश हो रहा है तो छाता लेके आइए, साइकिल से आ रहे तो रेनकोट पहन के आइए, बाइक से आ रहे तो रेनकोट पहन के आइए। अरे वो उतना कुछ नहीं है तो आज स्टैंडर्ड ये है कि लोग छाता खाते हैं, वो भी छाता में डिजाइन खोजेगा, ठीक है ना, मतलब हम तोड़ मोड़ के इतनी हो जाए जेबी में रखें। अरे दादाजी वाला भी छाता है टाइप का, तो उसको लेके आइए। अरे आज ना हो गया जी, पहले के जमाने में लोग सीमेंट वाला पोड़ा, समझ रहे, जादू की मूवी देखे कोई मिल गया, लोग बारिश में देखिएगा छाता कम जादू, जाने देखिएगा जादू चल रहा है, समझे। काम के प्रति डेडिकेशन रखिए, समझ आ रहा है। लाइफ में अगर कुछ करना है बाबू, तो लाइफ में एक अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको प्राप्त करने के लिए पागलपन, अन्यथा आप कुछ नहीं पा पाएंगे, समझ आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये जो अब ये समय आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये जो समय आपको मिला है, मान लीजिए 5 साल बहुत ज्यादा बोल दिए आपको, खास करके लड़की है बाबू, तो आपके पास समय बहुत कम है, समझ आ रहा है ना। इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, समझ आ रहा है। जहां भी पढ़ रहे हैं, खास करके ऑफलाइन, जब टीचर को निचोड़ लीजिए, पैसा दे रहे हैं जी, ठीक है ना, जब पैसा दे रहे होंगे, तो जब गार्जियन आपके हाथ में पैसा जब थमाता होगा, तो एक बार ये सोचिए कि गार्जियन ये जो पैसा आया है, पैसा गार्जियन कहां से लेके आया है, समझ आ रहा है ना, उसको देखिए। आप अगर कह दीजिए कि आज हमको ठीक है ना एग्जाम देने जाना है, कपड़ा खराब है, कपड़ा दिला दीजिए, नहीं पैसा तो ना नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ठीक है दूध दो, बुला के आपको दे देंगे, लेकिन उनका देखिएगा चप्पल कैसा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ताकि वो चाहते हैं कि जिस स्थिति में मेरा जीवन गुजरा है बच्चों का नहीं गुजरे, क्योंकि आने वाली स्थिति और भी ज्यादा। देखिए सिर्फ यहाँ एजुकेशन में ही कंपटीशन नहीं है, आपको जीवन जीने में बहुत सारा कंपटीशन है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं, हर जगह मारामारी है। और आप अपने टैलेंट के दम पे अगर एक जगह स्टेबल नहीं होइएगा, तो जिंदगी जानते हैं कैरम की गोटी की तरह हो जाएगा, जलने से ठीक है ना, क्वीन इन्हें से ठेला तो होने जाइएगा, होने से क्वीन ठेला होने, कभी घुच्ची में गिरिएगा तो कभी कैरम से बाहर जाइएगा, समझा ना, जिंदगी कैरम की गोटी की तरह हो जाएगा। मेहनत कीजिए, जिंदगी बनाइए उस कैरम के क्यों समझते हैं, हाँ, या स्ट्राइकर की तरह, हम दूसरा का खेलेंगे, हमारा कौन खेल देगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जो करना है कुछ भी कीजिए, ओनली को पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहे,
डिसिप्लिन और उसके प्रति जुनून। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब होगा, अन्यथा छोड़ दीजिए, कंपटीशन आपकी बस की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और सबसे बड़ा बात, टीचर पे भरोसा होना चाहिए। कुछ लोग का देखते हैं कि 4 दिन यहाँ पढ़ा, 5 दिन वहाँ पढ़ा, 6 दिन उससे पढ़ा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जिंदगी और बैंक की तरफ उछलते ही रहेगा, उसका जिंदगी भी उछलते रहेगा। हम ये नहीं कहते कि हमसे ही पढ़िए, अरे हमसे नहीं अच्छा लगा तो कोई बढ़िया एक को पकड़ लो, उससे पढ़ लो, लेकिन वहां भी नहीं टिक रहा है। समझ आ रहा? तो बस सारांश यही है मेरे वाक्यों का कि अब क्लास रेगुलर होगा बाबू। हाँ, जो लोग बाढ़ का समस्या था वो हमको ग्रुप में या पर्सनली इन्फॉर्म कीजिए कि अभी भी बाढ़ की समस्या कैसा है या कुछ है। ठीक है ना? अगर समस्या है तो क्या समस्या है, या इसके अलावा और कोई दिक्कत है, ठीक है ना। या अगर मान लीजिए पढ़ाने में, अगर समझने में कोई दिक्कत है तो वो आप हम मेरे सामने रख सकते हैं, तभी हम आपको क्या कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। सोच के देखिए कि क्या एक टीचर अपने कमजोर से कमजोर स्टूडेंट का हाथ छोड़ता है? आप ही बताइए। नहीं छोड़ता है। अरे नहीं छोड़ता है। लेकिन मान लीजिए कहीं अगर टीचर से भी मिस्टेक होता है, मे भी हो सके हमसे भी हुआ हो, ठीक है ना, हमको तो नहीं लगता है कि हुआ होगा, लेकिन मे भी अगर हुआ है, इस वजह से अगर कोई क्लास छोड़ रहा है, हालांकि इस वजह से तो नहीं कुछ हो रहा होगा, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज हमको बताइए। हो सके हम पढ़ा रहे होंगे, आप उस लेवल से नहीं समझ रहे होंगे और आप बोल भी नहीं रहेंगे और सोच रहे कि चलिए जगह जाते हैं, कहीं भी जाइएगा बाबू तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, सर समझाइए। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्लास आइए, ठीक है ना। अगर कोई भी टीचर है, ठीक है ना, चाहे हम आपको साइंस देख रहे हैं या विकास सर मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, या अदर और भी कोई टीचर जैसे अभी फिलहाल जिनकी सर नहीं है, ठीक है ना, अगर वो रहे तो कहीं भी दिक्कत हो तो उनसे पूछिए, है ना। बिना पूछे ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा? अरे जहाँ टीचर, ठीक है ना, एक टॉपिक को पढ़ाने में अगर 20 मिनट ले रहा है तो आपको समझाने में 20 मिनट और लेगा, है कि नहीं? लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्लास रेगुलर आइएगा, ठीक है ना। जो लोग बाढ़ के कारण अभी भी नहीं आ रहे तो कृपया ग्रुप में, ठीक है, इसको इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है ना। अन्यथा क्योंकि हम लोग अब देखिए मजबूर हो गए डिसीजन लेने पे ये कि अब कुछ दिन देख लेते हैं कि जो अब कंटिन्यू लोग रहेंगे उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं एक अलग ग्रुप बनाए। समझ आ रहा है कि हमको पता है, अगर मान लीजिए क्लास में अगर 20 स्टूडेंट है, अगर यहाँ पे 10 कंटिन्यू है, तो अगर हमको पता चल जाए कि 10 कंटिन्यू है, भले ही 10 में से कभी किसी दिन 9 आए, किसी दिन 8 आए, तो जो हम पढ़ाएंगे उस 10 को ना भेजेंगे जी, बाकी क्यों भेजें? समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप इसको ग्रुप में, ठीक है ना, कम से कम मैसेज कीजिए कि हाँ सर, ठीक है ना, बाढ़ के कारण अगर नहीं आ रहा है तो ये हमको पता चलेगा कि मेरा कितना स्टूडेंट है जो बाढ़ के कारण फंसा हुआ है, तो इस हिसाब से हम वीडियो फिर कंटिन्यू डालते रहेंगे जैसे डाल रहे थे, अन्यथा हम वीडियो नहीं डालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो लोग रेगुलर आ रहे हैं आसपास से, ठीक है ना, हो सके इससे पहले बारिश के कारण बंद होता होगा, अब बंद नहीं होगा, चूंकि हम व्यस्त थे, अब बारिश के कारण बंद नहीं होगा, क्लास कंटिन्यू आइएगा, ठीक है। चलिए बहुत हो गया हमारे से, अब आते हैं आज की क्लास के सेशन में, ठीक है। देखिए कुछ पिछले क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग का तो आ रहा था, कुछ लोग लेट से आए थे, कुछ लोग एब्सेंटेड थे साहब, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़े थे, क्योंकि पिछले से पिछले क्लास में हम लोग, ठीक है ना, बॉल बेयरिंग स्कीम पढ़े थे, याद है कि वो भी याद नहीं? तो बॉल बेयरिंग स्कीम पढ़े थे, और उससे जस्ट यानी कि पिछले वाले क्लास में, ठीक है ना, यानी कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, और उसके बाद की चर्चा आगे यहाँ होगा। देखिए पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि नहीं। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु संख्या पढ़े थे जी, यानी कि एटॉमिक नंबर, क्या पढ़े थे? एटॉमिक नंबर। और शॉर्ट में समझा रहे हैं एटॉमिक नंबर सीधा कि किसी तत्व के परमाणु में मौजूद जितने प्रोटॉन की संख्या होगा वो उसका क्या कहलाएगा, परमाणु संख्या। यानी किसी भी तत्व के, ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणु में जितना प्रोटॉन हो, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू परमाणु संख्या। कोई दिक्कत? और इसको डिनोट किससे करते हैं, जेड से, इसको जेड से इंगित करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते आगे बढ़िए। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में द्रव्यमान संख्या, क्या देखा था, द्रव्यमान संख्या, यानी इंग्लिश में बोले तो मास नंबर, मास नंबर। इसमें क्या बोले, इसमें क्या होगा
कि किसी भी तत्व के यानी किसी भी एलिमेंट के, ठीक है ना, केंद्र यानी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाएगा, है ना। यानी कि ये कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का परमाणु है, इसमें नाभिक होगा, इस नाभिक में क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किस रूप में? संख्या के रूप में। किस रूप में? और दोनों को अगर ऐड कर दें योग, वो योग क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या। आ रहा समझ में? यानी गिन लेंगे जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन, वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या। क्योंकि द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान डिसाइड करेगा यही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा, उसका भार ना के भी हो के भी ना है, द्रव्यमान तो एक डिसाइड करेगा। तो यही दोनों की संख्या में द्रव्यमान डिसाइड ना हो रहा है जी, इसी संख्या के आधार पर ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे? इसको द्रव्यमान संख्या बोलेंगे, इन दोनों के योग के बराबर। समझ आ रहा है जी? नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो बोलिएगा, जैसे समझिए, ठीक है। ये तीन वो है, ठीक है, ब्लैक ब्लू ग्रीन। ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन थी बाहर है, इसका क्योंकि इसका जो मास हो के भी नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन 12 के 1838वां भाग के बराबर था, ठीक है, इसको रखिए साइड। अब कोई भी द्रव्यमान इन दोनों पे डिसाइड कर रहा है, क्योंकि इसका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो जो न्यूट्रॉन है उसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, बताए थे। लेकिन अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो एक AMU AB एक AMU AB, तो यही दोनों डिसाइड कर रहा है द्रव्यमान। और जितना संख्या में ये हो, अगर ये हो तो इस द्रव्यमान संख्या कहलाया कि नहीं कहलाया? क्योंकि देखिए जितना संख्या रहेगा उतना द्रव्यमान बढ़ते जाएगा, नहीं बढ़ते जाएगा। अगर एक इसका एक AMU अगर द्रव्यमान है, इसका एक AMU द्रव्यमान, तो 2 को तो 2 को, 5 को है तो 5 5 10, तो द्रव्यमान इसी संख्या पे डिसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसलिए इसको क्या बोला गया? द्रव्यमान संख्या बोला गया, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहां पे भी, देखिए यहां पे भी क्या है? प्रोटॉन। ओनली अगर सिर्फ इसका काउंट करें, ओनली इसका काउंट करें तो क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। समझा रहा है ना? ओनली सिर्फ P का काउंट करें तो परमाणु, और P प्लस N का काउंट करें तो द्रव्यमान संख्या। समझा रहा है कि नहीं? तो यहां से बोलिए हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट का बोल दे कि कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दे दे, बोले न्यूट्रॉन, तो घटा दीजिए, A माइनस Z कर दीजिए, तो न्यूट्रॉन निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। और जो पूछ रहा है लो भाई तो न्यूट्रॉन थोड़ा पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए समझाएं आपको, यहाँ पे देखिए Z बराबर क्या हो गया? परमाणु, ठीक है ना, Z बराबर क्या? परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि P, है कि नहीं? और A बराबर द्रव्यमान संख्या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो यहाँ पे भी जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये Z और ये A, Z माइनस A अगर करें तो क्या हमको मिलेगा? बराबर क्वेश्चन मार्क क्या मिलेगा? तो A बराबर क्या होगा? प्रोटॉन। A बराबर क्या होगा? खाली प्रोटॉन। A बराबर क्या होगा? खाली प्रोटॉन। सॉरी Z बराबर, हाँ, Z बराबर क्या होगा? खाली प्रोटॉन, ठीक है ना। और A बराबर माइनस की संख्या ब्रैकेट में, A बराबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन कटेगा जी, तो बचेगा क्या? न्यूट्रॉन। तो ये हमारा न्यूट्रॉन निकला, न्यूट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समझ में आ रहा? जब हमको, ठीक है ना, देखिए कोई भी एलिमेंट अगर सिर्फ एलिमेंट दे दे तो ऊपर भी न्यूट्रॉन आपको बताना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा? क्योंकि आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, परमाणु संख्या आपको बोले थे कम से कम 50 तक याद कर लेना है बाबू। समझ में आ रहा? यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल ऐसे समझाएं कि मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम में ही ऊपर है कुछ अंक नीचे है, तो आपको बताए थे पिछले क्लास में कि अगर किसी भी एलिमेंट में सिंबल, अगर हमको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पता चल जाए, चलिए ठीक है, इधर ठीक है ना। अब एक और चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो लोग आप लोग अच्छे किए हुए ध्यान दीजिए। जब हमको ये दोनों पता हो गया, ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट में अरेंज कैसे करेंगे? तो अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये कोई एलिमेंट है, तो जो है परमाणु संख्या वो नीचे दिखाएगा, यानी परमाणु संख्या कुछ भी हो x, ठीक है ना, और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखाएगा y। समझ आ रहा है? तो यानी कि कहने का मतलब इसके हिसाब से ये क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होगा ऊपर लिखा हुआ है तो, और ये क्या होगा? परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23। समझ आ रहा? 23। तो ये जो 23 है द्रव्यमान संख्या, जस्ट बताएं द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
दोनों है, यानी कि जो 23 जो वैल्यू है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर 23 है, यानी इस 23 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल है, एक नहीं है। लेकिन जो नीचे है, नीचे वो ओनली फॉर प्रोटॉन की संख्या है, ओनली फॉर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, किसका, परमाणु संख्या, क्या है, परमाणु संख्या है जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेड में हम जस्ट बताएं क्या है, ओनली फॉर पी बराबर 11, और ए में क्या है 23 बराबर पी प्लस एन। तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों में माइनस अगर कर देंगे तो हमको न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा, तो 23 में से 11 घटाइए कितना आएगा, 12 न्यूट्रॉन। फॉर्मूला पे निकल गया कि नहीं निकल गया, न्यूट्रॉन निकला। ठीक है, अब शांत रहिएगा, आप कल एब्सेंट थे, ठीक है ना, तुम भी एब्सेंट थी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, पूछ छोड़ दो, अभी जो बताएं कितना समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है समझ में, ठीक है, इतना ही कल पढ़ा समझ आ रहा, ठीक है ना। अब बाकी बात अब आगे करते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे निकाल दिए, ठीक है। अब कहीं भी न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको दे ही दे। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 है, उसका न्यूट्रॉन कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान संख्या अगर 23 दिया है तो परमाणु संख्या 11 आपको रटा हुआ होना चाहिए, तो परमाणु संख्या 11 मतलब प्रोटॉन की संख्या 11 है, 23 में से 11 घटा दीजिए 12 आ जाएगा। सब कुछ आपको देगा नहीं, समझ आ रहा है ना, ठीक है, कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अब वहां पे मान लीजिए आपको बता देते, आइएगा मान लीजिए एग्जाम पूछे सर वहां तो परमाणु संख्या दे नहीं था, दे नहीं तो तुम रट के जाओ, याद करके जाओ, 11 होता है, यानी प्रोटॉन में कितना 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी तरह से हम लोगों ने, ठीक है ना, चूंकि कंप्लीट कर लिया परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और ये दोनों अलग है, और एक होता है आपका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। एक हुआ आपका परमाणु संख्या, ठीक है, और एक हुआ द्रव्यमान संख्या, क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और एक हुआ परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, एक हुआ परमाणु, आ जाइए परमाणु द्रव्यमान, एक हुआ परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब यहां से ध्यान सुनिए, एक हुआ परमाणु संख्या, एक हुआ परमाणु द्रव्यमान, एक जैसा हम लोगों ने समझ लिया, अरे समझ लिया ना। परमाणु संख्या मतलब टोटल पी की संख्या, ठीक है ना, द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या बराबर पी प्लस एन की टोटल संख्या। अब हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु द्रव्यमान की, यानी कि यहाँ से परमाणु निकला और यहाँ से द्रव्यमान निकला, बन गया परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ की इसकी चर्चा करेंगे, तो तीनों अलग है, तीनों समझ एक तरह से ट्रायंगल में तीनों क्या है, अलग है, समझा ना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा, इतना ऐसा ना करता, अगर हमरा बोलते क्वेश्चन है, इतना घुमा के क्वेश्चन पूछे हैं, समझा रहा नहीं, बहुत क्वेश्चन है। चलिए देखिए अब यहाँ पे समझिए, देखिए अब परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। बैग रखिए तो रिलैक्स से बैठिए, ठीक है, अच्छा ऐसा ही रिलैक्स है, चलिए ठीक है। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, जो भी जल्दी जल्दी आओ जी, खड़ा नहीं रहो, ठीक है ना, अरे आइए ना जी, पहले ही बोल दिया, चलिए जगह लेकर बैठिएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, परमाणु द्रव्यमान आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप गए बाजार करने, घर से झोला उठाएंगे, क्या उठाएंगे, झोला, ठीक है ना। मम्मी बोली कि जाओ सब्जी लेके आओ, क्या लेके आना है, सब्जी लेके आना है। घर से झोला उठाएं, चल गए सब्जी लाने, ठीक है। हाँ, अब उस सब्जी में आप लिए मान लीजिए 2 केजी कद्दू, हालांकि पीस पे मिलता है, मान लीजिए किलो पे लेंगे, कोई दिक्कत। 1 केजी फूल गोभी, क्या लिए, फूल गोभी, 2 किलो आलू, 2 किलो आलू, ठीक है ना। और उस आलू में गलती से एक मिर्चाई भी आ गया, 1 मिर्ची, ओनली फॉर 1 मिर्च, ठीक है। अब घर आए, या मान लीजिए घर आए मार्केट में, ठीक है ना। अगर उस झोले का वजन आप रख दिए किसी डिजिटल तराजू जो कटोरा रहता है, झोला रख दीजिएगा,
अब बताइए, तो उस झोले का पूरा कुल वजन किसके बराबर होगा? आलू का वजन, कद्दू का वजन, आलू का वजन, फूलगोभी का वजन और उस मिर्ची के वजन के बराबर झोले का वजन होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी जितना सब्जी सहित अगर झोले का द्रव्यमान अगर निकालना, किसका सहित? सब्जी सहित, तो उसमें हर का द्रव्यमान जोड़ देने के बाद ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन फिर भी इस डिजिटल पे इस निचाई का भी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन इस सब के तुलना में कंपेयर में तो निचाई का वजन नगण्य नहीं है, है लेकिन है नगण्य, लेकिन इसमें फ्री वजन है। इस जैसी निचाई अगर हटा दिया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो गणना करता होगा वहां डाटा गिरेगा। समझ आ रहा है? सब्जी का मजाक करते हैं, झोला वाला समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं किसका? परमाणु द्रव्यमान का। तो आप बताइए, किसी भी परमाणु यानी किसी भी एलिमेंट के परमाणु में कितने फंडामेंटल पार्टिकल? 3। कितने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बताओ हम किसकी गणना करने जा रहे हैं? परमाणु की। किसकी? और उसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बताओ मेरे दोस्तों, तीनों का योग जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जैसे झोला को निकालने के लिए सब मटेरियल का जरूरत है, तो अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो उस परमाणु में मौजूद जितने फंडामेंटल पार्टिकल है सब का वजन लेंगे कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है ना, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? परमाणु द्रव्यमान। कोई दिक्कत? समझ में आया जी? अच्छे से समझ में आया? रखने वाला चीजें समझ में आ रहा? अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक बार फिर से बोलते रहे। खाली संख्या में ओनली प्रोटॉन लिए, परमाणु संख्या, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नाभिक में उपस्थित है उसका सिर्फ संख्या लिए हैं, तो द्रव्यमान संख्या। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का तीनों का द्रव्यमान ऐड कर दिए, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। क्योंकि जो क्लास कल भी किए और आज भी किए उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज जो सिर्फ आज कर रहे होंगे फिर भी रिवीजन कराएंगे तो थोड़ा सा दिमाग में जद्दोजहद करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम अलग नहीं लिखे हैं, लेकिन हाँ एक और चीज बोले हैं, जैसे वहां मिचैया का वैल्यू नगण्य था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य है। इलेक्ट्रॉन का मास बताएं कि नहीं? हो के बिना है। तो इलेक्ट्रॉन का मास इसलिए ना के बराबर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास बताए थे वो नगण्य है, क्योंकि इसका जो मास है कार्बन 12 के, ठीक है ना, 1838वां भाग के बराबर है कि नहीं? तो ना के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप झोला लेके गए, एक मिठाई अगर मार्केट में मान लीजिए फेंक भी दिए तो कोई फर्क पड़ेगा? तो यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा चलेगा। अब क्यों चलेगा समझ में आ गया ना? ठीक है, यानी कि लेकिन मूलभूत में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन भी आपको दिए थे, यहाँ पे ऑप्शन सजा दिए थे कि अगर पूछ दिया आपसे, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में जैसे जैसे अलग अलग ऑप्शन होगा तो आपको उसी तरह से एग्जाम जवाब देना होगा। क्वेश्चन फिर से आपको बोर्ड पे सामने रखते हैं और फिर से ऑप्शन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा? ऑप्शन सुनिए, क्वेश्चन समझ गए? पहला ऑप्शन हम सेट किए हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। दूसरा ऑप्शन सेट किए हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या? मास, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सेट किए हैं सी नंबर, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास, ठीक है। चौथा ऑप्शन सेट किए हैं डी नंबर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास। बताइए आंसर क्या जाएगा? ए बी सी डी में से बताइए क्या जाएगा? बी में कौन कौन है? सही बात है, बी जाएगा जी, बी जाएगा। बी जाएगा कि नहीं जाएगा? बी गया राइट आंसर। क्या है? क्वेश्चन वही और ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन वही ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। और ऑप्शन आप इस बार ऑप्शन आपको हो जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की ना मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का मास ले रहे हैं। यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास है, ठीक है ना, यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे ये है।
अब बताइए आंसर क्या होगा? अब आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। आइए समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी सही, लेकिन सबसे इन दोनों में सबसे बढ़िया से ही सही। एग्जाम में ऐसे ही खेला होता है। आप खाली रट के जाइएगा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास अगर जोड़ दें वही आंसर होगा। अब बताइए अगर ये पूछ दिया तब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जबरदस्ती का ऑप्शन बनाइएगा कि बी एंड सी दोनों आइडिया नहीं, तब तो बेटर कौन है? तो बेटर है वो लगाना होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आते हैं। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर मास की अगर बात करें तो एएमयू में एक ही होता है, इसका तो ना के बराबर होता है। तो कहने का मतलब एएमयू में एक ही होता है। तो अगर इसका हम एक एएमयू में एक ही होता है तो इसका अगर संख्या भी गिने ना तो परमाणु द्रव्यमान संख्या है। हालांकि परमाणु द्रव्यमान में संख्या ले रहे थे, क्या ले रहे हैं? परमाणु का उसका मास ले रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास ले रहा है, इलेक्ट्रॉन का नगण्य मान लिए तो क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या ले रहा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ मास ले रहा है, यहाँ संख्या ले रहा है। यहाँ क्या ले रहा है? संख्या ले रहा है। अगर संख्या ले रही है तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। और अगर मास लेंगे तो क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान। लेकिन ये दोनों तो वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो ना के बराबर है, ना के बराबर है। और आपको पता है कि एक प्रोटॉन का वजन 1 एमयू, ठीक है ना? एक न्यूट्रॉन का वजन 1 एमयू। तो संख्या के मान में भी तो वही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जैसे समझिए ये आपका संख्या के रूप में एक प्रोटॉन और ये संख्या के रूप में एक न्यूट्रॉन, दोनों को संख्या जोड़े बाबू कितना आया? 2। तो क्या जोड़ रहे हैं? संख्या। क्या जोड़ रहे हैं? तो ये क्या निकल के आया? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना? अब हमको इसका निकालना है परमाणु द्रव्यमान। क्या निकालना है? तो परमाणु द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी, चूंकि इलेक्ट्रॉन का वजन ना के बराबर है तभी फिर क्या बचा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम बोलते हैं बाबू इसका 1 एमयू, इसका 1 एमयू, इसका 1 एमयू द्रव्यमान, इसका 1 एमयू द्रव्यमान, जोड़ के कितना है? 1 एमयू द्रव्यमान, 2 एमयू द्रव्यमान। तो सोच के देखो, परमाणु द्रव्यमान संख्या भी 2 अभी आया था और परमाणु द्रव्यमान भी 2 आया। यानी संख्यात्मक मान दोनों का बराबर आता है, लेकिन दोनों चीज अलग है। समझ आया? संख्यात्मक मान यानी कि परमाणु द्रव्यमान भी 2 आया और द्रव्यमान संख्या भी 2 आया, क्योंकि दोनों का एक एक वजन था। समझ आ रहा? अगर मान लिए कि इसी का बोल दे कि अगर ये 2 को न्यूट्रॉन 2 को प्रोटॉन जोड़ दिए संख्या में कितना? 4। क्या है? द्रव्यमान संख्या। आप बोलते कि परमाणु द्रव्यमान, तो 2 2 4, ये भी कितना आया? 4। संख्या के रूप में हमें सब बराबर आ रहा है कि नहीं? लेकिन चीज अलग है। द्रव्यमान संख्या वो संख्या को डिनोट कर रहा है, अब परमाणु द्रव्यमान वो उसके वजन द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आगे वही चीज बोले हैं कि देखिए, चूंकि अगर ये 5 है बाबू, अगर 5 ले लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा? द्रव्यमान संख्या भी अगर देखें तो 10 है, परमाणु द्रव्यमान भी 10। संख्यात्मक मान तो बराबर है क्या? ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या में 1 एमयू गुना कर दिए, संख्या में गुना कर रहे थे कि नहीं? अगर कहने का मतलब है संख्या में गुना करने का मतलब, ध्यान दीजिए दम, ठीक है ना? क्लियर एंड कट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर ये 1 एमयू है, ठीक है ना? क्या है? 1 एमयू और संख्या 1 है। अगर यहाँ पे 2 लाए तो संख्या 2 हो गया, तो संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे एमयू, है कि नहीं? 3 आया तो संख्या क्या हो गया? 3। और 1 का कितना? एमयू, तो 3 का 3 एमयू, यानी कि 1 एमयू गुना किसके साथ? संख्या में जितना संख्या बोला उसके साथ गुना करते जाएंगे, एमयू करते जा रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखे हैं कि परमाणु का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या गुने 1 एमयू, चाहे प्रोटॉन 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, एनीथिंग। समझ आ रहा है? उसके बाद चूंकि प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन की हमको लेना है, पानी नहीं लाएगी। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन को भी उसी तरह करेंगे, न्यूट्रॉन का जितना संख्या होगा उसमें एमयू से गुना करते जाएंगे। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताइए, उसको नहीं समझ में आ रहा होगा।
और आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? तुमको आ रहा है? ऐसे ढंग से बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कहने का मतलब है कि परमाणु द्रव्यमान हम लिख सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि इसमें एएमयू में गुना करना है, एएमयू में गुना करना, क्योंकि देखिए जितना संख्या में था वो उतना आ रहा था इसका, ठीक है। यानी कि हम बोल दे कि आप किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालिए, उसका प्रोटॉन की संख्या 5, न्यूट्रॉन की संख्या 5, तो संख्या न दिया है तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा, क्योंकि एक ही एमयू होता है, तो संख्या भी 10 और परमाणु द्रव्यमान भी 10, ठीक है। लेकिन जोड़ रहे भले ही संख्या, लेकिन संख्यात्मक मान आ रहा है, लेकिन चीज अलग है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कर सकते कि हम मुख्य रूप से संख्या पे डिफाइन कर सकते हैं, संख्या पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जब भी डिफाइन करना होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या पे डिफाइन नहीं करेंगे, उसके मास पे डिफाइन करेंगे परमाणु द्रव्यमान को। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान वाला और प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना, क्योंकि संख्या में मान लीजिए यहाँ 5 है बाबू, अगर यहाँ 5 है, ठीक है ना, और एक एमयू हमको पता होता है तो यहाँ भी एक एमयू होता है, तो 10 से ना निकल के आएगा जी सर। और संख्या भी 10, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान भी 10 से आएगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर है? द्रव्यमान संख्या के बराबर। जस्ट बोले क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो इस इतना के बराबर द्रव्यमान संख्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। आइए बताएं ना कि प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। तो यानी ये द्रव्यमान संख्या हो गया, ये परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है ना। तो ये संख्यात्मक मान, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखे हैं कि दोनों अलग है। क्या है? दोनों अलग है, बट उसका संख्यात्मक मान समान है। संख्यात्मक मान समान आ रहा है, लेकिन दोनों अलग है। एक कहाँ संख्या है और एक कहाँ द्रव्यमान है। लेकिन संयोग यहां से बन रहा है ना, संयोग यहीं से बन रहा है कि एक एमयू होता है। अगर इसका कुछ और होता, इसका कुछ और होता, तो फिर वैल्यू बराबर नहीं आता। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए कि इसमें जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे सोडियम ऊपर क्या है? अगर ऊपर आपको क्या लिखा था? द्रव्यमान संख्या और नीचे परमाणु संख्या, ठीक है ना। ऊपर द्रव्यमान संख्या, नीचे परमाणु संख्या, ठीक है। देखिए वीडियो चल रहा है, रुका नहीं ना है, ठीक है ना। ऊपर परमाणु संख्या, सॉरी द्रव्यमान संख्या, नीचे परमाणु संख्या, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे बनाए थे, मिटा दिए ये वाला जो बना है, ठीक है। अब देखिए ये जो 23 है, इस परमाणु यानी कि द्रव्यमान संख्या में क्या क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, और इसका संख्या के बराबर बता दें द्रव्यमान संख्या होगा। जस्ट ये 23, अगर 23 है खाली, तो अगर खाली 23 है तो क्या होगा? द्रव्यमान संख्या क्या होगा? और अगर 23 को एमयू लगा दें तो परमाणु द्रव्यमान नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें अगर परमाणु है, दोनों मिला के 23 है, संख्या में 23 है। अगर इसका कुछ वजन एएमयू मिले गया, इसका कुछ वजन एएमयू मिले, जोड़े तब 23 एएमयू आएगा, क्योंकि एकत्व होता है। तो एएमयू लग गया तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये जो 23 जो है द्रव्यमान संख्या, यानी वास्तव में क्या है? एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है। क्या है? संख्या है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैसेज आएगा, ठीक है ना, नेट ऑन होगा। तो ये क्या था? तो यहाँ पे हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। आपको देखिए परमाणु संख्या क्लियर, द्रव्यमान संख्या क्लियर और परमाणु द्रव्यमान क्लियर, तीनों, और तीनों अलग अलग चीज है। किसी को कोई द्रव्यमान संख्या को परमाणु द्रव्यमान समझ लेता था, द्रव्यमान संख्या को क्या समझ लेता है? लेकिन समझ भी ले रहा है, फिर भी सही है। क्यों सही है? द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ पे वैल्यू बराबर आ रहा था ना, मान संख्यात्मक मान बराबर आ रहा था, इसलिए उसका कंफ्यूजन कुछ। लेकिन आप बताइए, भले ही वैल्यू बराबर आ रहा है, लेकिन दोनों क्या समान है? नहीं है। लेकिन पहले स्टूडेंट यही समझता था कि नहीं? ठीक है। तो अब जो कल भी क्लास किए, जो आज भी क्लास किए हैं, उनसे पूछ रहे हैं, इन तीनों में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। अच्छे से समझ में आया कि नहीं? हमको लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इस पे किसी भी तरह घुमा के नहीं निकलते, बना लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग एब्सेंट किए अभी भी नहीं समझ में आया है, ठीक है ना, फिर भी कोशिश किए हम बहुत करने का, समझाने का। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अपने सहपाठियों से पूछ लीजिएगा। अब फिर एक बार बोल रहे हैं, क्लास अब कंटिन्यू आना है, ठीक है ना, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, ठीक है ना। हाँ, हमारे पास रेनकोट है, ठीक है ना, जो हम पहन के आ जाएंगे। आप लोग छाता लेके आइएगा,
और नहीं तो जादू बन के आइए। पढ़ने के लिए जुनून बहुत जरूरी है। और देखिए आना ही तो समय से आइए, आना ही तो समय से आइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे थोड़ा देर पहले उठ जाइएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, हम भी तो पहले उठते हैं। समझ में आ रहा? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, फिर कंटिन्यू इसके। हाँ, कल हम लोग देखेंगे समभारी, ठीक है ना, यानी कि आइसोटोप और आइसोबार, ठीक है ना, कल देख लेंगे, कोई दिक्कत